हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। कोको शैनल ये नाम फैशन की दुनिया का आइकॉनिक नेम है। ये दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स में से एक है। दुनिया भर में कोको शैनल के 300 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। एक आर्टिकल के मुताबिक हर साल इस ब्रांड की लगभग $20 बिलियन यानी 2000 करोड़ की सेल्स है। कोको शैनल की शुरुआत करने वाली और इसे फैशन का पावर हाउस बनाने वाली एक लेडी थी जो फ्रांस के एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। उन्होंने वहाँ सिलाई सीखी और अपनी अद्भुत इमेजिनेशन से वो फैशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई। इसी लेडी ने तैयार की एक आइकॉनिक ड्रेस जो आज भी द लिटिल ब्लैक ड्रेस के नाम से फेमस है। फैशन की दुनिया से जुड़े कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1920 के दौर में ये ड्रेस तकरीबन 15 से 20 लाख में बिकी थी। ऐसा क्या था इस ड्रेस में? यही कि कोको शैनल ने बनाई थी और उनकी इमेजिनेशन ने फैशन साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया था। टाइम मैगजीन ने कोको शैनल को 20th सेंचुरी के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिस्ट में चुना, लेकिन वो जितनी फेमस थी उनके साथ उतनी ही कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी। कोको शैनल पर हिटलर की नाजी आर्मी के लिए काम करने का भी इल्जाम लगा। कहा गया कि फ्रांस में वो हिटलर की एजेंट थी। कोको शैनल की जिंदगी पर फिल्म्स भी बनी। असल में उनकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी जैसी ही है। कोको शैनल का रियल नेम था गैब्रियल बोनोर शैनल, जो फ्रांस के एक शहर सोमो में 1883 में पैदा हुई। गैब्रियल की मां का नाम था जीन, जो कपड़े धोने का काम करती थी। जीन को सड़कों पर रेडी लगाकर कपड़े बेचने वाली एल्बर्ट नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। जीन के साथ एल्बर्ट की 2 बेटियां हुई। दूसरी बेटी गैब्रियल थी जिन्हें बाद में कोको शैनल के नाम से जाना गया। लेकिन 2 बेटियां होने के बाद भी एल्बर्ट जीन से शादी नहीं करना चाहता था। फिर फैमिली ने प्रेशर डाला और दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद 4 और बच्चे हुए, जिसमें से एक बच्चे की 6 महीने के बाद ही मौत हो गई। गरीबी की वजह से अब 7 लोगों की फैमिली एक छोटे से कमरे में रहती थी। गैब्रियल जब 11 साल की थी तो माँ बीमारी की वजह से गुजर गई। अब पिता को शराब और जुए की लत थी, तो माँ के जाने के बाद 5 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था। इसलिए अपने 2 बेटों को उन्होंने मजदूरी करने पर लगा दिया और गैब्रियल और उनकी बहनों को ऑर्फनेज भेज दिया। बाद में फादर का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अनाथ आश्रम में लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था ताकि वो बड़े होकर अपने लिए कुछ कमा सके। गैब्रियल ने भी यहाँ सिलाई सीखी और इसी स्किल्स ने उन्हें बाद में फैशन वर्ल्ड की सबसे फेमस पर्सनालिटी कोको शैनल बना दिया। कहा जाता है कि गैब्रियल की इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी थी। वो अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से को नापसंद करती उसमें अपनी इमेजिनेशन डालकर उसे ग्लैमरस और इंटरेस्टिंग बनाकर एक नया किस्सा बना देती। जैसे जब उनसे पूछा जाता कि उनके फादर ने उन्हें अनाथ आश्रम क्यों भेजा, तो वो एक कहानी बनाकर सुनाती कि माँ के मरने के बाद फादर को बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना था, इसलिए उन्हें अनाथ आश्रम आना पड़ा। गैब्रियल की यही इमेजिनेशन उनकी सिलाई में भी नजर आई। कपड़े सिलते वक्त वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती। 6 साल अनाथ आश्रम में सिलाई सीखने के बाद गैब्रियल को एक दुकान में कपड़े सीने की नौकरी मिल गई। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, इसलिए वो कुछ और काम भी करना चाहती थी। कुछ वक्त बाद उन्हें एक कैफ़े में कैबरे सिंगर का भी काम मिल गया। यहाँ आज की लाइव परफॉर्मेंस की तरह वो कैफ़े के स्टेज पर खड़े होकर गाना गाती। इसी दौरान गैब्रियल कोको के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि फ्रेंच में अक्सर वो एक गाना गाती थी जिसका इंग्लिश में मतलब था हु हैज़ सीन कोको। यहीं से उनका नाम कोको पड़ गया। हालांकि गैब्रियल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको ये नाम उनके फादर ने दिया था, लेकिन उनके जानने वालों का कहना है कि ये भी उनकी बनाई कई कहानियों की तरह एक कहानी थी। कोको शैनल का बचपन मुश्किलों से भरा था। माँ जल्दी चली गई और पिता का प्यार कभी मिला नहीं, इसलिए कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से को नापसंद करती थी उसे अपनी इमेजिनेशन से मनपसंद कहानी में बदल देती। गैब्रियल ने एक बार कहा भी था कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं किया, इसलिए अपनी इमेजिनेशन से अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट कर लेती हूँ। अब स्टेज शोज करने में गैब्रियल को कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे थे। एक बड़ा सिंगर बनने के लिए अभी उनकी आवाज़ में वो बात भी नहीं थी। कुछ वक्त बाद गैब्रियल को समझ आ गया था कि सिंगिंग उनके लिए एक सीरियस करियर ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिंगर के तौर पर काम करने के दौरान उनका कई हाई प्रोफाइल लोगों से कॉन्टैक्ट बना। उनकी मुलाकात हुई एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक और शहर के अमीरों में से एक बाल्सन से। बाल्सन के साथ वो 3 साल लव अफेयर में रही। इस दौरान गैब्रियल ने एक नई लाइफ एक्सपीरियंस की। वो अमीरों की दुनिया में थी, इसलिए इस दौरान उन्होंने अमीर लोगों की ज्वेलरी से लेकर ड्रेसिंग सेंस, बाल बनाने का तरीका, फुटवेयर पहनने का ढंग, यानी उनका हर स्टाइल सब कुछ नज़दीक से देखा। हालांकि गैब्रियल जानती थी कि इस दुनिया में बाल्सन के साथ उन्हें बीवी का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें मिस्ट्रेस ही कहा गया। 3 साल इस रिलेशनशिप में रहने के बाद गैब्रियल अब अपना खुद का कुछ काम करना चाहती थी।
उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया जिसका नाम था केपल। केपल एक इंग्लिश अपर क्लास पर्सन था, यानी कि यूके की अमीर फैमिली से था। केपल के साथ गैब्रियल पेरिस गई, उनकी मदद से अपनी हेट की पहली छोटी सी दुकान खोली। ये अच्छी चली तो पेरिस की प्राइम लोकेशन पर केपल ने गैब्रियल को उनका पहला बुटीक खोलने में भी मदद की। केपल और गैब्रियल का लंबे वक्त तक रोमांटिक रिलेशनशिप तो चला, लेकिन उन्होंने भी कभी गैब्रियल से शादी नहीं की। शायद वो उनके सोशल स्टेटस की नहीं थी, क्योंकि केपल ने अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक इंग्लिश अपर क्लास फैमिली में ही शादी की। इन सब इमोशनल स्ट्रेस के बीच गैब्रियल फैशन वर्ल्ड में अपनी जगह बना रही थी। 1910 में अपना पहले बुटीक की शुरुआत करने के बाद फ्रांस में अब वो औरतों के लिए जिस तरह के कपड़े डिजाइन कर रही थी, वो लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। कोको शनेल को फैशन वर्ल्ड का रिबेल कहा जाता है। उनका कहना था कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें हम आज़ादी फील करें। आज जीन्स, स्कर्ट, पैंट्स ये सब नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब नहीं था। औरतें उस वक्त कॉर्सेट पहनती थी जिससे बॉडी शेप में अच्छी दिखे। कॉर्सेट में कमर हमेशा अंदर कसी रहती है। कोको चाहती थी कि औरतों के लिए ऐसे कपड़े बनाए जाए जिसमें वो आसानी से मूव कर सके और सांस ले सके, जैसे आदमियों के होते हैं। इसलिए उन्होंने औरतों के लिए नई तरह के स्कर्ट्स, पैंट्स और स्वेटर्स डिजाइन किए जो बेहद सिंपल और कंफर्टेबल थे। हालांकि बुटीक खोलने के कुछ वक्त बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। अब ये सबके लिए बुरा दौर था, खासकर जब बिजनेस नया हो। लेकिन कोको शनेल ने सोचा कि यही वो मौका है जब वो सिंप्लिसिटी को एडवर्टाइज कर सकती हैं। जंग के बीच मायूसी का दौर है और लोगों के पास तैयार होने का ना तो कोई रीजन है और ना ही वक्त। इसलिए उन्होंने अपने सिंपल कलर्स और सिंपल डिजाइन से नए तरह के कपड़े डिजाइन किए, जिसने औरतों के लिए फैशन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्लैक कलर को ग्रीफ मॉर्निंग यानी शोक व्यक्त करने का रंग माना जाता है, इसलिए इसे फ्यूनरल में पहना जाता है या फिर किसी फॉर्मल इवेंट में। शनेल ने इस ब्लैक कलर को नई फैशन सेंस दे दी। अब ये रंग पार्टीज या किसी भी फंक्शंस में भी पहना जाने लगा। शनेल ने तैयार की एक ब्लैक ड्रेस जो आज भी फेमस है, LBD यानी लिटिल ब्लैक ड्रेस के नाम से। ये ड्रेस बिकी 15 से 20 लाख के बीच। अमेरिका की फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन ने इस लिटिल ब्लैक ड्रेस को नाम दिया फोर्ड ऑफ फैशन, यानी उन्हें हेनरी फोर्ड से जोड़ा गया, जिनकी कार से मिडिल क्लास अमेरिकन के लिए कार जैसी चीज़ों को अफोर्डेबल बना दिया था। वैसे ही कोको शनेल ने कंफर्टेबल कपड़ों को हर क्लास की औरतों तक पहुंचाया। उनके डिज़ाइन इतने सिंपल थे कि उन्हें कॉपी करना बेहद आसान था, इसलिए अब उस डिज़ाइन के सस्ते कपड़े लोअर क्लास तक ही पहुंच रहे थे। यूरोप में अब औरतें भारी भरकम और अनकंफर्टेबल करने वाली ड्रेसेस की जगह आरामदायक और पावरफुल ड्रेसिंग एंजॉय कर रही थी। कोको ने वुमेन के लिए शनेल सूट्स भी लॉन्च किया, जो फैशन वर्ल्ड का एक बड़ा गेम चेंजर बन गया। हर ड्रेस के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिक्स करके पहनने का ट्रेंड भी कोको शनेल ने ही शुरू किया। उन्होंने जर्सी स्वेटर भी लॉन्च किया। जर्सी को इस वक्त या तो आदमियों के लिए यूज किया जाता था या फिर उसे इनएक्सपेंसिव माना जाता था। 1920 तक कोको शनेल फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा ब्रांड बन गई थी। अमेरिका की फैशन मैगजीन हार्पर बाजार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर औरतों के वार्डरोब में शनेल की एक भी ड्रेस नहीं है तो उन्हें फैशन सेंस ही नहीं है। कपड़ों के बाद उन्होंने परफ्यूम भी लॉन्च किया, शनेल नंबर 5। ये दुनिया का पहला ऐसा परफ्यूम था जिस पर किसी डिज़ाइनर का नाम छपा था। हालांकि आज ये बात बहुत आम है, लेकिन इसका ट्रेंड भी कोको शनेल ने ही शुरू किया था और इतने सालों बाद भी ये लोगों के लिए उनके फेवरेट परफ्यूम में से एक है। कोको शनेल के ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी लोगों के साथ थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद शनेल ने अपना बुटीक बंद कर दिया और इस दौरान सिर्फ उनका परफ्यूम बिजनेस काम कर रहा था और उस वक्त के सबसे मशहूर होटल रिट्ज में रहने लगी। जब 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तो यही रिट्ज होटल हाई रैंकिंग नाजी ऑफिसर्स के लिए हेडक्वार्टर्स बन गया और यहीं उनका रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हुआ जर्मन डिप्लोमेट बैरोन हन से, और उन्होंने एक नाजी एजेंट के तौर पर उनके लिए काम किया। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शनेल नाजियों के साथ कोलैबोरेटर थी, लेकिन किस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी ये कहना मुश्किल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि उन्होंने अपने नेफ्यू को बचाने के लिए एक डील की थी। उनके नेफ्यू आंद्रे एक प्रिजनर के तौर पर जर्मन के डिटेंशन सेंटर पर था। 1941 में वो जर्मन इंटेलिजेंस के साथ मैड्रिड गई और जब वहां से लौटी तो उनके नेफ्यू आंद्रे को छोड़ दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1944 में उन्हें अरेस्ट किया गया, हालांकि उन पर कोई चार्जेस नहीं लगाया जा सका। उन्होंने बाद में कहा भी कि उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो उनके लंबे वक्त से दोस्त थे, उन्होंने इस केस में इंटरवीन किया था। स्पेकुलेशन की जाती है कि पावरफुल लोगों के साथ उनकी इसी दोस्ती ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। लेकिन इसके बाद कोको शनेल स्विट्जरलैंड चली गई, जहां वो लंबे वक्त तक रहीं। लेकिन 70 साल की उम्र में वो फिर से फैशन की दुनिया में वापस आई।
हालांकि फैशन वर्ल्ड बदल गया था, लेकिन कोको शैनल के डिज़ाइन इस बार भी लोगों के बीच फेमस हो गए। 10 जनवरी 1971 को 87 साल की उम्र में पेरिस में कोको शैनल ने आखिरी सांस ली। फैशन वर्ल्ड में हमेशा भीड़ से घिरी रहने वाली कोको शैनल असल जिंदगी में अकेली थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। कोको शैनल के मरने के बाद उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी उनके नेफ्यू आंद्रे और आंद्रे की 2 बेटियों के पास चली गई। तो ये थी दुनिया के सबसे लग्जरियस ब्रांड कोको शैनल से जुड़े फैक्ट्स। अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।